बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। चलिए, आपसे मैं एक प्रश्न करती हूँ। जरा स्थिर होकर के अपने आसपास सोचिए, जवाब आपके ही पास है। आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसके नाम हो। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा, मैम मेरे पास मेरी पेन है, कलम है। मैम मेरे पास मेरी बुक है, किताब है। मैम मेरे पास मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। मैम मेरे पास में पर्दा है और मैं टेबल पर रख करके लिख रहा हूँ। मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास इरेजर है। ये सब चीज़ें आपके आसपास ज़रूर होंगी। कभी आपने सोचा कि इन सारी चीजों को का एक नाम है? तभी हम इनको जान पाते हैं कि ये क्या है, और इसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जितनी भी आपको पूरे संसार में कोई भी चीज आप सोचिए जिसका कोई नाम है, वो ही संज्ञा है। आज बच्चों, हम लोग पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक पाठ में संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे, और जानने के बाद इसके पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं अब संज्ञा की ओर। ठीक है। संज्ञा क्या है? संज्ञा की परिभाषा: संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, संसार के किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने, मुझे लगता है 2-3 से ही संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। एक बार अपने पूर्व ज्ञान को जोड़िए यहाँ पर, और फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रायः बच्चों, आप लोगों ने संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण आपके ही पास हैं। जैसे आपका नाम ही संज्ञा है, आप खुद संज्ञा है। अगर आप लड़के हैं तो लड़का एक संज्ञा है। अगर आप कोई गर्ल बच्चियां जो देख रही हैं वीडियो, हमारे शिक्षण से लाभान्वित हो रही हैं, वो लड़कियां भी संज्ञा है। मैं खुद एक संज्ञा हूँ, शिक्षिका। हर एक चीज जिसके नाम है वो संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़े। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्राय साधारण रूप से 5 भेद माने जाते हैं। एक बार आप इस तरफ देखिए। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा पांचवा समूहवाचक संज्ञा। फिर से देखिए, संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग क्रमशः पांचों संज्ञा के बारे में जानेंगे। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का पता चले या बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझिए बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम आदर्श पुरुष थे, जैसे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, जैसे महात्मा गांधी ने हम सबके लिए आदर्श छोड़े। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा को जाना? जैसे श्री कृष्ण, जैसे श्री राम, जैसे महात्मा गांधी। ऐसे किसी जो एक
खास व्यक्ति का, जो व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ या स्थान का बोध कराए या प्राणी का बोध कराए, वो संज्ञा जितने शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। समझ गए? जैसे गाय, गाय नहीं, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुई। कामधेनु, एक खास किसी गाय का नाम जब हम ले रहे हैं कामधेनु, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जैसे पर्वत, पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम कहें हिमालय तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे हम कहें एवरेस्ट तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जैसे नदी, नदी व्यक्तिवाचक नहीं हुआ, लेकिन हम कहें गंगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरी संज्ञा के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से उस पूरे वर्ग का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग का बोध हो या ज्ञान हो या पता चले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, अब बालक जातिवाचक संज्ञा है, राम जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मोहन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मोहन एक बालक, अगर मोहन की जगह हम बालक प्रयोग कर रहे हैं कि वह मोहन खड़ा है, लेकिन हम कहें वह बालक खड़ा है, तो बालक जातिवाचक संज्ञा हो गया। आ रही बात समझ में? बालक पूरे वर्ग का, माने वो अमेरिका का बालक भी, यहाँ भारत का बालक भी, तुम्हारे घर के पास का बालक, हर बालक उस अपने बालक पूरे वर्ग का एहसास करा रहा है। इसी तरह गाय, इसी तरह पर्वत, इसी तरह नदी, इसी तरह कलम, इसी तरह बहुत सारे आप उदाहरण अपने आसपास ही देखेंगे। इसके बाद अब तीसरा अब हम आगे चलेंगे तीसरे संज्ञा के भेद की तरफ, और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से तात्पर्य है हमें जो महसूस होता है, हम जो फील करते हैं, वो सारे भाववाचक संज्ञा है। वो सारे भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रोध, हमें गुस्सा आता है। जैसे दुख, हम किसी बात से दुखी होते हैं। जैसे खुशी, हम किसी चीज से खुश होते हैं। जैसे प्रसन्नता, हमें प्रसन्नता होती है। ये सारी चीजें, मिठास और खटास, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा में ही अवस्थाएं भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे शैशव माने जब बच्चा छोटा होता है, अपने काम अपने से नहीं कर पाता, सबसे छोटी अवस्था बच्चे की शैशव अवस्था। जैसे बचपन, जैसे बुढ़ापा, जैसे यौवन, ये सारे भाववाचक शब्द हैं। तो अवस्था माने हमारी उम्र के जो विभिन्न चरण हैं, वो हमारी अवस्था हुई। ठीक है, तो अवस्थाओं का और भाव का जो संज्ञा शब्द बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, हाँ, किसी भी द्रव्य से तात्पर्य क्या है? कोई भी वजन वाली चीज, वजन, हाँ, जिसमें वेट हो, कोई भी द्रव्यमान वस्तु या पदार्थ, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। इसको हम यदि विस्तृत रूप में देखें या इसकी परिभाषा को हम विस्तृत रूप में समझें, तो कह सकते हैं कि कोई भी द्रव्य या कोई भी पदार्थ का बोध कराने वाले सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। पदार्थ में आप रॉ मटेरियल या कच्चा माल ले सकते हैं। जैसे ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं। जैसे चांदी,
चांदी से आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बर्तन, जैसे सोना, जैसे। और एक चीज और ध्यान देना है कि पदार्थ या द्रव्य दो फॉर्म में होता है, लिक्विड और सॉलिड। इसी तरह हिंदी में हम कहेंगे एक तरल पदार्थ और एक ठोस पदार्थ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा दो तरह की हुई, एक तरल पदार्थ में और एक ठोस में। ठोस में आप चांदी, सोना, लोहा आदि रख सकते हैं, और तरल पदार्थ में आप तेल, पानी, दूध आदि रख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और, ये माप तौल वाली द्रव्यवाचक संज्ञा माप तौल वाली होती है। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो कि किसी झुंड, किसी भीड़, किसी समूह का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सोचिए, सुनिए। जो शब्द किसी भीड़, किसी झुंड, किसी समूह, किसी दल का बोध कराएं, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना। अब सेना, जैसे ही सेना कहा गया, आपके सामने तुरंत दिमाग में क्लिक किया होगा कि सेना का मतलब एक व्यक्ति नहीं, चार व्यक्ति नहीं, एक झुंड, माने काफी लोग, सैकड़ों, हजारों लोगों की कल्पना आपके दिमाग में कौंध गई। जैसे कक्षा आपके दिमाग में कौंध गया कि कम से कम 10, 20, 25, 40 बच्चे होंगे। ठीक है। इसी तरह से आप जैसे वायुमंडल जैसे ही कहा गया तो उसमें आपको केवल वायु, हवा ही नहीं, आपको उसमें तरह तरह की गैसों से मिश्रित एक मंडल या समूह का एहसास हुआ। ऐसे आप जितनी चीजें जो आप एक चीज, राशि माने भी झुंड होता है, एक ढेर होता है, तो इस चीज का एहसास हुआ। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आप पांचों संज्ञा के बारे में जाने। 5 संज्ञा जानने के साथ मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगी। कई बार बच्चों आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए, कई जगहों पर संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 दिए होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और दिए होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कहने का अर्थ ये है कि कई जगह होंगे 5 ही, लेकिन कई जगह पर जातिवाचक संज्ञा के ही भेद के रूप में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आते हैं। लेकिन दोनों सही, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, और जैसा मैंने आपको समझाया, सामान्य तरीका यही है कि संज्ञा के आप 5 भेद के रूप में उसे अभी अपने स्तर पे अभी आप इसी तरह समझें। ठीक है बच्चों। अब 2-3 चीजें जो मैंने संज्ञा के 5 भेद बताया, उसमें 2-3 खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे आप दिमाग में बैठा लीजिए और गौर कीजिए। ये संदेह आपके मन में निश्चित उठता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगती है। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा? जैसे हरिश्चंद्र एक महान सत्यवादी और बहुत ही दानी महापुरुष हुए, हम लोगों के ऐतिहासिक पुरुष हैं। आप लोगों ने अपने घर में ये कहानी सुनी होगी उनके बारे में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। लेकिन उन हरिश्चंद्र के, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है हरिश्चंद्र, लेकिन उनका जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है मालूम है? आज के जमाने में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यानी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी जातिवाचक हरिश्चंद्र एक व्यक्ति को हरिश्चंद्रो इस जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। इसी तरह से कई बार जयचंद एक बहुत, हम अपने इतिहास को यदि पलटें तो जयचंद पृथ्वीराज के समय में हुआ था। तो जयचंद ने विश्वासघात किया था, देशद्रोही के रूप में था। तो आज भी हम उसका प्रयोग करते हैं कि भारत में अभी भी कुछ जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंदों की कमी नहीं है माने अभी भी कुछ देशद्रोही हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्या एक मूलभूत बात बताई कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होती है, लेकिन ये एक अपवाद है।
ये रेयरली कभी कभी होता है। ठीक है, अब हम इसी का उल्टा बता रहे हैं। कभी कभी समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। कैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है? जैसे आप कोई भी उदाहरण, जैसे पंडित जी ने ऐसा कहा। पंडित जी ने ऐसा कहा, हाँ, पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लोग पंडित जी कहते थे। आ रही बात समझ में? तो पंडित जी ने ऐसा कहा या नेहरू जी ने ऐसा कहा। नेहरू एक जाति है, लेकिन नेहरू को हम लोग एक नेहरू तो खैर नहीं सही उदाहरण है, पंडित सही, नेहरू भी सही उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, नेहरू कैसे सही उदाहरण है? नेहरू जी ने कहा, नेहरू एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, ये दो चीजें आपने सीखी कि कभी कभी रेयरली जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में, व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग कभी कभी होती है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे, एक वचन में ही प्रयोग होंगे। और जब ये एक वचन में नहीं प्रयोग होंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में होंगे। जैसे कक्षा एक जातिवाचक संज्ञा भी मैंने बताई थी, लेकिन कक्षा मैंने आपको समूहवाचक संज्ञा बताई थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं आपको कहूं कि कक्षाओं में देखो कितने बच्चे हैं, तो कक्षा वहां पर क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। आ रही बात समझ में? अगर मैं कक्षा कहती हूं तो एक समूह का बोध कराता है, लेकिन जब हम कहें कक्षाओं के सभी विद्यालय की सभी कक्षाओं के छात्र यहाँ आए, तो यहां पर कक्षाओं जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई। इतनी बात समझ में आई? जैसे हम बोले कि तेल लाओ, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम कहें कि इन तेलों के दाम क्या है, तो तेलों के दाम क्या है, यहां पर तेल जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया। ये अंतर समझ में आया बच्चों? इसी तरह चोरी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर जब हम उसकी बहुत सारी चोरियां पकड़ी गई, तो चोरियां हम क्या किए? ये हमने जातिवाचक संज्ञा में पाया। इतनी बात समझ में आई सबके? अब चलिए, हम लोग पांचों संज्ञा पढ़ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी किताब की तरफ, अभ्यास सागर की तरफ। अब अभ्यास सागर हम लोग खोलते हैं। अभ्यास सागर में मेरे साथ साथ ये पढ़िएगा कि राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ कि अचानक बिजली चमकने लगी। अब बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। कितने? 3, 2, 5, 10 संज्ञा शब्द छांट के लिखने हैं। जैसे राघव 1, परमीत 2, जफर 3, अमन 4, मैदान 5 और फिर दादाजी 6, बच्चों 7 और फिर उसके बाद ईमानदारी 8 और फिर उसके बाद गेंद 9 और बिजली 10। इतनी बात समझ में आई सबके? ये 10 संज्ञा शब्द आप यहां पर लिख देंगे। और उसके बाद अब इन शब्दों में सब बच्चे ध्यान इधर, हर बच्चे का ध्यान इधर। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। आपने यहां से छांट कर यहां लिख देना है। अब इन संज्ञा शब्दों को नीचे दी गई श्रेणियों में लिखिए। ये श्रेणियां
कौन कौन सी हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो राघव, परमीत, जफर, ये आपके अमन तो हो गया ना, अमन, ये सारे नाम वाले आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख देना है। फिर जातिवाचक संज्ञा में क्या लिखना है? दादाजी, बच्चों, गेंद, ये आपके जातिवाचक संज्ञा में लिखना है। और भाववाचक संज्ञा में ईमानदारी। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए हम लोग जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वही बात यहाँ पे दी हुई है, इसको मैं फिर से दोबारा नहीं दोहरा रही हूँ, आप फिर से देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों की इसमें संज्ञा के 3 ही रूप दिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा। आपको इससे बड़े रूप में जानना है, इसलिए मैं 5 संज्ञा के भेद आपको समझाई हूँ, और 5 आपको अगर आता है संज्ञा की परिभाषा और भेद लिखने को, तो आपको 5 भेद लिखना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बेशक 3 भेद दिए हुए हैं, इससे कोई भी संदेह मन में मत लाइएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। अब इसमें देखिए लड़कियां भी है, लेकिन हमें क्या प्रश्न है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें आप मीना पर घेरा लगाएंगे। ठीक है। रवि ने छोटे बालक को डूबने से बचाया, बालक भी संज्ञा है, लेकिन आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाना है, तो आप ध्यान देके रवि पे लगाएंगे जो नाम है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां पर दिल्ली भी है और भारत भी है। भारत हमारे देश का नाम है, एक देश का नाम है। फिर उसके बाद अमन दौड़कर घर में घुस गया, घर भी है संज्ञा, लेकिन घर नहीं, आपको व्यक्तिवाचक पे लगाना है, तो अमन। ताजमहल बहुत सुंदर है, यहां पर ताजमहल। इतनी बात समझ में आई? अब अगले पे चले। नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा, अब देखिए यहां व्यक्ति था तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में पक्षी, ठीक है। फिर यहां सोहन है, लेकिन आप सोहन से मत जरा भी संदेह मन में लाइएगा, आपको प्रश्न के अनुसार निशान लगाना है, तो पेड़। समझ में आया सबके? अब चलिए हम लोग आगे चलेंगे। भारत महान देश है, यहां पर आपको भारत देख करके ना कंफ्यूज होइएगा, आपको देश पर लगाना है, क्योंकि हमसे जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है। वे कुर्सी पर बैठ गए, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। अब इतनी बात समझ में आई बच्चों? यहां तक प्रश्न संख्या 4 तक कोई, मुझे लगता है कि आपके समझ में सारी बातें आई होंगी। अब हम चलिए यहाँ पे 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नीम के पेड़, भाववाचक संज्ञा आपको अब बतानी है कि ऊंचाई, ना नीम पे कंफ्यूज होइएगा ना पेड़, आपको केवल भाव पर लगाना है, ऊंचाई। अब यहां पर मां की ममता, रसगुल्ले में मिठास, ज्यादा काम करने से मुझे थकावट, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। नीचे 2 खंड दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। इनमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उदाहरण के अनुसार खंडों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा लिखिए। जैसे नदी, पर्वत, नदी में दिया गंगा व्यक्तिवाचक में, पर्वत में हिमालय, और लड़की में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे रूपा। ठीक है। किताब में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे ज्ञान सागर या साकेत। साकेत बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मैथिली शरण गुप्त की। फिर देश, देश में आप अपने देश का नाम लिख दीजिए, भारत। अब मोहन में आपको यहां पर क्या लिखेंगे? व्यक्ति, व्यक्ति लिख सकते हैं या पुरुष लिख सकते हैं, ठीक है, या बालक भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप बालक लिख दीजिए, मोहन एक बालक का नाम। अब पंजाब में आप क्या लिख सकते हैं? राज्य, पंजाब एक राज्य है।
फिर अगले प्रश्न की तरफ, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों? अगर होगा तो सत्र के दौरान पूछ लीजिएगा। बच्चा, अब बच्चे पे आइए। बच्चा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? बचपन, बच्चा से बचपन एक भाववाचक संज्ञा अवस्था है, अवस्था का नाम है जो भाववाचक संज्ञा में है। बूढ़ा से बुढ़ापा, फिर अमीर से अमीरी, फिर सुखी से सुख, और वीर से वीरता। चलिए अब हम लोग नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा करेंगे। मीना पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। उसके सभी मित्र उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, मीना को फूलों की सुगंध बहुत भाती है। उसने अपने बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। वह पेड़ पौधों को रोज जल देती है या पानी देती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आप लोगों को कोई ऐसी चीज थी जो यहां तक ना समझ में आई हो तो बेशक पूछिएगा। चलिए हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं। जल, जल का समानार्थी शब्द यहां पर सामने दिया हुआ है, आपको इसे मिलाना है। मिलाने के लिए आप एरो खींच करके या लाइन खींच के, बहुत गंदा लगता है, आप यहां पर जल में क डालिए और पानी में क, पेड़ में ख डालिए और वृक्ष में, ये वृक्ष है, वृक्ष में ख, फिर मनुष्य में ग लिखिए और मानव, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है ग, और आकाश में घ लिखिए और आसमान में घ। ये हुआ आपका समान अर्थ वाले शब्द। अब नीचे दिए गए विलोम शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द, अब ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग करते हैं और बहुत आसान है। उम्मीद है आपको समझ में आ ही जाएंगे। देखिए, सुखी का दुखी, जीवन का मृत्यु, आप लोग हमेशा इसका प्रयोग मेरे मुख से और आप खुद भी सुनते होंगे और आप खुद भी करते होंगे। जीवन का मृत्यु, फिर आरंभ का अंत, आरंभ माने शुरुआत और अंत माने उस किसी चीज का खत्म होना। सवाल का जवाब, ऊंचा का नीच मत लिखिएगा, नीचा, अधिक का कम और अधिक का न्यून भी होता है। ये शब्द भी आप लिखिएगा और जानिए, न्यून माने थोड़ा। ठीक है, न्यून माने थोड़ा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। लिंग क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी के स्त्री या पुरुष, किसी पदार्थ के भी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़की, लड़का, नर, नारी, स्त्री, पुरुष। ठीक है, पुरुष। अब उसके बाद माली, मालिन,
सुनारिन। और गाय का, आप लोग बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं, गाय का बैल होगा। ठीक है, गाय का बैल होगा। बच्चों अगला है 12वां अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद के लिए इन्होंने कुछ शब्द दिए जिनका प्रयोग जरूर होना चाहिए, जैसे लाल किला, बच्चे, फूल, पेड़ पौधे, खाना और पानी। इनका प्रयोग एक बार या इससे अधिक बार भी कर सकते हैं। ये आपका गृह कार्य है, आपको अनुच्छेद लिखना है। कम से कम 8 से 10 लाइन में लिखेंगे। अनुच्छेद लिखने का एक तरीका होता है जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। अनुच्छेद, एक ही अनुच्छेद में दिए गए विषय की सारी वस्तुएं शुरू से अंत तक खत्म कर दी जाती हैं। अगर आपने अनुच्छेद बदला तो उसका प्रारूप गलत हो जाएगा। एक ही अनुच्छेद में लिखना, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आप जिसे पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं वही हिंदी में अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन के शुरू के 1 तो 3 पंक्तियों में प्रस्तावना या भूमिका लिखी जाती है दिए गए विषय की, फिर बीच में विषय का विस्तार किया जाता है और अंतिम 1-2 लाइन में उपसंहार या उसका निष्कर्ष लिखा जाता है। छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं और अच्छे वाक्य बनाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? जैसे आपको मैं 1-2 क्लू बता दे रही हूं कि लाल किला से आप कैसे शुरू करेंगे। एक बार मैं दिल्ली घूमने गई, मुझे यदि लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। आप इससे भी अच्छे वाक्य बना सकते हैं। एक बार मैं दिल्ली घूमने गई, वहां मेरे मम्मी पापा ने या मेरे घर वालों ने मुझे लाल किला दिखाने की बात की। मैं खुशी से फूली न समाई और मैं अपने मम्मी पापा के साथ लाल किला देखने गई। मेरे साथ और भी मेरे चाचा के और मेरे मामा जी के बच्चे भी साथ गए। ऐसे करके आप वाक्य बनाइएगा और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहीं पर अपने सत्र को समाप्त करते हैं। और कहीं कोई चीज ऐसी हो जो ना समझ में आई हो तो उसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने सत्र को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।